हमने चलती चक्की देखी, हमने सब कुछ पिसते देखा, हमने चूल्हे बुझते देखे, हमने सब कुछ जलते देखा। हमने चलती चक्की देखी, हमने सब कुछ पिसते देखा, हमने चूल्हे बुझते देखे, हमने सब कुछ जलते देखा। हमने देखी पीर बराई, हमने देखी फटी बीमारी, हमने सब कुछ रखा था कुछ, हमने ली लंबी जम्हाई। हमने देखी पीर बराई, हमने देखी फटी बीमारी, हमने सब कुछ रखा था कुछ, हमने ली लंबी जम्हाई। हमने देखी सूखी आंखें, हमने सब कुछ बहते देखा, पूरी हड्डी के ढांचों से हमने तेल निकलते देखा। हमने देखी सूखी आंखें, हमने सब कुछ बहते देखा, पूरी हड्डी के ढांचों से हमने तेल निकलते देखा। हमने थोड़ा ज्ञान पुराना, अपने मन का कहना माना, पहले अपनी जेब संभाली, फिर भी सारे जग को जानी। हमने रोका ज्ञान पुराना, अपने मन का कहना माना, पहले अपनी जेब संभाली, फिर भी सारे जग को जानी। हमने अपना फर्ज निभाया, राष्ट्र पर्व पर गाना गाया, हमने अपना फर्ज निभाया, राष्ट्र पर्व पर गाना गाया, राष्ट्र पर्व पर गाना गाया, राष्ट्र पर्व पर गाना गाया। तमाम जीवन संघर्षों से तपा हुआ तेजस्वी चेहरा और उस पर उजली हंसी, ये हैं कवि भगवत रावत। 13 सितंबर 1939 गांव टेहरका, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में जन्मे भगवत रावत मूर्धन्य कवि, मुक्तिबोध के बाद की पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि हैं। कि मैं सन 1959 से लगातार भोपाल में रह रहा हूँ। 40 वर्षों से ज़्यादा हो गया समय। एक रूपक की तरह बात करता हूँ कि नए भोपाल और पुराने भोपाल को मिलाने के लिए एक पुल बना है रविंद्र भवन के बीच में। जब तक वो पुल नहीं था तब तक भोपाल एक था, लेकिन दुर्भाग्य से पुल तो बना, इसलिए दोनों चीज़ों को मिलाने के लिए, पर उस पुल ने दूरियां पैदा कर दी हैं। उस समय का जो माहौल था, तो ताज साहब, कैफ साहब और अख्तर सईद खां, अजहर सईद खां, रतन कुमार, मथुरा बाबू और अक्षय कुमार और शरद जोशी और दुष्यंत कुमार, सब इकट्ठे थे। आज वो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती। फजल ताबिश, ये सब इकट्ठे थे। साधारण जन की महागाथा प्रस्तुत करती भगवत रावत की कविताएं अपने भाव सत्य, उत्कट प्रेम, आत्मीय आपसदारी का स्वभाव, अस्तित्व बोध, प्रश्नाकुलता, गहरी करुणा और अनूठी बोली बानी की वजह से अलग से पहचानी जा सकने वाली कविताएं हैं। कहा जा सकता है कि उनकी कविताओं के भीतर फैली करुणा की उजास से हिंदी कविता का माथा दीप्त हुआ है और उसके चेहरे की आभा में भी इजाफा हुआ है। देखो, माँ ने तो कविता दी है, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल निरक्षर थी और जितनी रात तक हम पढ़ते रहते तो जगती रहती थी। वो कविता, अम्मा से बातें, कविता में कही बात बढ़े। और जीवन का जीवट शायद मेरे पिता की ही देन है। झांसी में स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवत रावत नौकरी के सिलसिले में भोपाल आ गए और यहाँ उन्होंने स्कूल में अध्यापकी के साथ साथ एमए और बीएड की उपाधियां प्राप्त की। इसी समय उन्हें भोपाल के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वातावरण को करीब से देखने, समझने, सुनने और उसमें शामिल होने का अवसर भी मिला। उन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में
रीडर और प्रोफेसर पदों को सुशोभित किया। वे 2 वर्ष तक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक रहे हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी में निदेशक के नाते उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजनों की परिकल्पना और संयोजन किया है तथा उन्हें बेहतर ढंग से संपन्न कराने में अग्रणी भूमिका भी निभाई है। अकादमी की प्रतिष्ठित पत्रिका साक्षात्कार का उन्होंने उत्कृष्ट संपादन किया है। भगवत रावत सच्चे कवि, समर्पित शिक्षक और ईमानदार दुनियादार साथ साथ रहे हैं। जब आधुनिक समकालीन कविता के संपर्क में आया है तो झांसी में ही मैं हमारे कोई ऐसे शहर से तो नहीं आया था तो जिसमें कोई होना वृंदावन लाल वर्मा थे, मेरा संपर्क था, छोटा था मैं, मैथिली शरण गुप्त का लड़का और मैं तो साथ साथ पढ़ते थे बचपन से था, तो उनके भी था, वो सब था। लेकिन और नागार्जुन से मिलचक था, भगवान दास माहौर मेरे टीचर थे, तो सारा संस्कार वहाँ से लेकर के आया था भोपाल में। और नया साहित्य जब सामने आया, मैंने अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू किया। अंग्रेज़ी का विद्यार्थी था लेकिन बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं थी मेरी। और फिर मैंने एक ख़ास उम्र में 22-23 साल की उम्र तक जहाँ पाल सार्त्र को और काफका को और कामू को चाट डाला और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो तो जो कुछ लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, आप अपना लिखिए। तो इसलिए बड़ा द्वैत था और इसलिए ये इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर जो आतंक फैलाया नई कविता ने, उसके शुरू से मैं विरोध में था। और इसी कारण ये मेरी समस्या थी कि ऐसी भाषा में रचना करूंगा कि जो बिल्कुल आम फहम हो। सीधा आदमी पर आना चाहता हूं, आदमी जिसमें समाहित है फूल, पत्तियां, दरख्त, पहाड़, नदियां, यहां तक कि धमनियों शिराओं में बहते रक्त की तरह फैली है कविताएं, फैली है कविताएं। अनेक शारीरिक व्याधियों और मुश्किलों से भरी दुनियादारी के बावजूद भगवत रावत ने कविता की जरूरत को हर हमेश अपने भीतर बनाए रखा है। उनकी सुपरिचित काव्य कृतियों में समुद्र के बारे में, दी हुई दुनिया, हुआ कुछ इस तरह, सुनो हीरामन, सच पूछो तो, बिथा कथा, हमने उनके घर देखे, ऐसी कैसी नींद, निर्वाचित कविताएं आदि प्रमुख हैं। कविता का दूसरा पाठ शीर्षक से उनकी आलोचना पुस्तक भी प्रकाशित है। भगवत रावत की कविताओं का हिंदी में तो एक बड़ा पाठक वर्ग है ही, अन्य भाषाओं के पाठकों में भी उनकी कविताएं अनुवाद के माध्यम से पहुंची हैं और उन्हें उन भाषाओं के कविता प्रेमी गहरी रुचि के साथ पढ़ते सुनते हैं। मराठी, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी और जर्मन आदि भाषाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। भगवत रावत के श्रेष्ठ कवि कर्म को लक्ष्य करते हुए उन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार, वागीश्वरी पुरस्कार, शिखर सम्मान, भवभूति अलंकरण आदि सम्मानों से विभूषित किया गया है। मेरा कहना साहित्य की दृष्टि से पिछले 30-40 सालों की कविता ने जो हिंदी कविता ने सबसे बड़ा काम किया कि उसने पश्चिम के आतंक से मुक्ति दिलाई है और इसलिए हम लोगों ने अपना जीवन उसमें लगाया कि पश्चिम के आतंक से मुक्ति, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म से मुक्ति दिलाई। बौद्धिकता बुरी चीज नहीं है और बौद्धिकता से कोई परहेज नहीं है, लेकिन बौद्धिकता हावी होकर इतनी चढ़ करके बोलने लगे कि आप बौद्धिकता रह जाए तो क्यों कविता लिख रहे हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक समाज में भगवत रावत की दोस्त बिरादरी बहुत बड़ी है। अपनापे की आंच ने भगवत रावत की आवाज का कभी साथ नहीं छोड़ा और संग साथ के लिए भगवत रावत का हाथ कभी छोटा नहीं पड़ा। प्रतिभा, परिश्रम और पिता के प्रताप ने भगवत रावत को श्रेष्ठ कवि होने में समर्थ बनाया है।
आत्मा में बुंदेलखंड की माटी की महक लिए भगवत रावत ने हिंदी कविता की जमीन को उर्वर बनाने में विशिष्ट योगदान दिया है। जब मैं कविता लिखता हूँ तो पूर्व संवाद क्यों लिखता हूँ? लंबी कविता है तो पूर्व संवाद है, समापन भी है, उसका बीच का हिस्सा है, अध्याय है, अलग अलग, ये सारे हमारे कथाओं के स्वरूप हैं। लेकिन क्या उसको उसी रूप में उपयोग कर रहा हूँ मैं, ये देखने की बात है। एक दिन औंधे मुंह घेरेंगे, हवा में धुएं की लकीर से उड़ते, मारा क्षमता के दंभ में फूले सारे के सारे वायुयान। एक दिन औंधे मुंह गिरेंगे, हवा में धुएं की लकीर से उड़ते, मारक क्षमता के दंभ में फूले सारे के सारे वायुयान। एक दिन अपने ही भार से डूबेंगे, अनाप शनाप माल असबाब से लदे फंसे सारे के सारे समुद्री जहाज। एक दिन अपनी ही चमक दमक की रफ्तार में परेशान, सारे के सारे वाहनों के लिए अब पृथ्वी पर जगह नहीं रह जाएगी। तब न जाने क्यों लगता है मुझे, तब न जाने क्यों लगता है मुझे, अपनी स्वाभाविक गति से चलती हुई पूरी विनम्रता से सभ्यता के सारे पाप ढोती हुई कहीं ना कहीं एक बैलगाड़ी ज़रूर नज़र आएगी। तब न जाने क्यों लगता है मुझे, अपनी स्वाभाविक गति से चलती हुई पूरी विनम्रता के साथ सभ्यता के सारे पाप धोती हुई कहीं ना कहीं एक बैलगाड़ी ज़रूर नज़र आएगी। सैकड़ों तेज़ रफ्तार वाहनों के बीच जब कभी वो महानगरों की भीड़ में भी अकेली अलमस्त चाल से चलती दिख जाती है तो लगता है घर बचा हुआ है, लगता है एक वही तो है हमारी गतियों का स्वास्तिक चिन्ह, लगता है एक वही है जिस पर बैठा हुआ है हमारी सभ्यता का आखिरी मनुष्य, एक वही तो है जिसे खींच रहे हैं मनुष्यता के भरोसे, मनुष्यता के पुराने भरोसे मंद साथी दो बैल। लगता है एक वही तो है जिसे खींच रहे हैं मनुष्यता के पुराने भरोसेमंद साथी दो बैल। एक दिन औंधे मुंह गिरेंगे, हवा में धुएं की लकीर से उड़ते, मारक क्षमता के दंभ में फूले सारे के सारे वायुयान। जीवन जगत को कैसे देखना होता है, बार बार दिखता दृश्य कैसे अदेखा रह जाता है, रिश्तों को किस दर्द, चिंता और जिम्मेदारी से सहेजना होता है, भगवत रावत की कविताएं इसकी हमें तमीज देती हैं। मनुष्य के सच की रक्षा हो और मनुष्यता का पानी उसकी आंखों में चमकता रहे, ये भगवत रावत की कविता का सनातन धर्म है। कबीर, तुलसी, निराला, ईश्वरी की रचनाएं भगवत रावत की कविता का गुरुकुल हैं। दरअसल तो मेरे बहुत प्रिय कवि शुरू में तो जयशंकर प्रसाद, फिर जब थोड़ी समझ बढ़ी तो निराला पर मन अटका, और फिर निराला के बाद कोई नहीं आया। फिर किसी पर मन अटका तो मुक्तिबोध पर और नागार्जुन पर, ये क्रम बनता है। एक और शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ, और वो कि भाषा में जितना बड़ा काम किया है कविता की भाषा में, और हिंदी कविता को के पुल को विस्तृत करने के जितना बड़ा काम किया पुराने उसका, और भवानी प्रसाद मिश्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारी पीढ़ी आ जाती है जो अब 70 के आसपास, ये तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में, बहुत सारे लोग लिखते रहे, चले भी गए, कुछ रहे हैं। तो एक तो हमारा मित्र था बहुत अच्छा, तो सोमदत्त मुझे बहुत पसंद था, और हम सोमदत्त और हम तो ऐसी मित्रता थी कि हम लोग एक दूसरे की कविताएं पढ़वा भी देते थे। तो अब तो ये संभव नहीं रहा है, तो अब तो ये संवाद नहीं रहा है।
इस बीच जो पोएट सामने आए हैं अच्छे, जो मुझे प्रिय हैं, तो वो तो नरेश सक्सेना प्रिय है, बहुत अच्छा। विष्णु प्रिय है, क्योंकि विष्णु खरे ने कविता के बहुत ही गद्यात्मक ईडियम में जो पोइट्री पैदा की है, पोइट्री पैदा की है, वो तो शर्त है, वो किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो वो सब विष्णु खरे होना जाना चाह रहे हैं, तो संभव नहीं है। वो किया है। मेरा चंद्रकांत, लेटर चंद्रकांत पसंद है, लेटर चंद्रकांत पसंद है, यानी जैसे 80 के बाद का। कुमार विकल, हाँ, कुमार विकल मुझे बहुत पसंद था। कुछ पर थोड़ी सी ही कविताएं, ज़्यादा तो नहीं हैं। और विनोद कुमार शुक्ल का मैं बहुत आदर करता हूँ। आदर क्यों करता हूँ? तो कुछ आतंक के कारण भी करता हूँ उनका आदर। तो कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसे लिख कैसे लेता है आदमी, तो मेरी पहुँच से बाहर भी होता है, और जो मुझे प्रभावित भी करता है। सुनो अशोक, सुनो अशोक, अब मारने वाला नहीं रहा हत्यारा। सुनो अशोक, अब मारने वाला नहीं रहा हत्यारा। हत्यारा वो जो बचा नहीं पाया, बचा नहीं पाया और बचा रह गया। फिर रहा मारा मारा, सिर झुकाए चुपचाप खोजता लाशों के बीच अपनी आत्मा। सुनो अशोक, अब मारने वाला नहीं रहा हत्यारा। हत्यारा वो हो जो बचा नहीं पाया, बचा नहीं पाया और बचा रह गया। फिर रहा मारा मारा, सिर झुकाए झुकाए चुपचाप खोजता लाशों के बीच अपनी आत्मा। अब वह नहीं रहा, होता था जो मारने वाले से बड़ा। अब वो नहीं रहा, होता था जो मारने वाले से बड़ा। मारने वाले से बड़ा मुहावरे से भी बाहर चला गया। अब नहीं रहा कहीं कोई अपराध, अब नहीं रहा कहीं कोई अपराध, नहीं कहीं कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप। अब तो पूरा देश हो रहा कलिंग, अब तो पूरा देश हो रहा कलिंग। बदला जा रहा है इतिहास। लौट आओ, मत करो अपने किया को कोई शोक। लौट आओ, मत करो अपने किए का कोई शोक। अशोक, सुनो अशोक, अब मारने वाला नहीं रहा हत्यारा। आज की कविता के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन विहीन कविता है। असल में तो कविता ही अब लिखी जा रही है, क्योंकि कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और जीवन व्याप्त है, फैला हुआ है। कि कविता वो बनाए नहीं बनती, वो तो उगती है और एक वृक्ष जैसे उगता है। उसके जब तक उसके अंदर आगे उगने के फंसे निकले हुए नहीं रहते, तब तक विकास नहीं होता और कोई भी वृक्ष तराशा हुआ नहीं होता। जायसी सबसे बड़े महाकवि हैं हिंदी के। सबसे पहले कबीर, सूर, फिर तुलसीदास। इन चारों के बीच में कितना गैप है अगर पता लगाएं तो 400 साल का गैप है।
400 साल में 4 कवि है की बात करते हो, 10 साल में फर्क पड़ आप अपने आप को अलगाना चाहते हैं। जिस देश में देश और काल की जो समझ है बिल्कुल अलग है, समय और देश और काल की बात, उस देश की बात में 10 साल की कविता, 15 साल की कविता, फलानी कविता। अरे कल मालूम हुआ कि हमसे 50 साल बाद पैदा होने वाला लड़का हमारा समकालीन दिखाई देगा। बहुत पहले नंदुलारे वाजपेयी ने निबंध लिखा था और बहुत सच भी आज भी है कि अंतर्राष्ट्रीय होकर नहीं हो सकते, अंतर्राष्ट्रीय होना है तो देसी पहले हो, फिर अपने जगह का होगा, फिर राष्ट्रीय होगे, तब अंतर्राष्ट्रीय होगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि और कुछ भी लिखा तो बंगला में लिखा और वो पूर्वी बंगाल में लिखा और उसकी ज़मीन पर खड़े होकर के लिखा और तब अंतर्राष्ट्रीय हुए। साधारण जन का कुशल क्षेम पूछते रहने वाली भगवत रावत की कविता कभी भी पानी पीटने का काम नहीं करती, बल्कि वो मानवता का पानी गंदला करने वालों का पुरजोर प्रतिपक्ष बनती है। भगवत रावत की कविता सामाजिक संस्कृति को पोसने वाली एक मुकम्मल आवाज है। उम्मीद बनती है कि भगवत रावत की आवाज की रोशनी हर हमेश जीवन से अंधेरे को धकेलने में काम आती रहेगी।